हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अनुसूचियां कंप्लीट कर ली थी और अनुसूचियों में हमने आपको ये बताया था कि तीन तरीके की अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, जिसमें से हमने आपको बताई थी एक संघ सूची, एक बताई थी राज्य सूची और एक बताई थी समवर्ती सूची। ठीक है, हमने इनके विषय भी आपको बताए थे कि इनके मूलतः विषय कितने थे और अब इस समय काउंटिंग के आधार पर इनके कितने विषय हैं। अब हम समझेंगे इस लेक्चर में कि इनके जो विषय हैं, जो मुख्य मुख्य विषय हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन विषयों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। हम पॉइंट्स बना लेते हैं और फिर समझते हुए आगे चलते हैं। राज्य सूची, आप इनको नोट डाउन करिएगा, और समवर्ती सूची। मैंने आपको यह भी बताया कि संघ सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बना सकता है, लेकिन ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं उनको हम समवर्ती सूची में रखते हैं। बात क्लियर है इतनी? मैंने बताया कि इस संघ सूची में 97 विषय हैं मुख्यतः। ठीक है, लेकिन अब संख्या के आधार पर कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। अब डिपेंड करता है कि आपसे वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या गिवन है। ठीक है ना, इतना तो सेंस आप लगा लेंगे। इसमें जो राज्य सूची में जो विषय थे वो 66 थे, जो कि अब घटकर कितने रह गए हैं? 61 रह गए हैं। तो मूलतः कितने थे? 66 थे। समवर्ती सूची में 47 थे और जो बढ़कर अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। तो देखिए, संघ सूची जो है उसमें भी आपके जो विषय हैं बढ़ गए हैं, राज्य सूची में आपके जो विषय हैं वो कम हुए हैं, जबकि समवर्ती सूची में भी बढ़े हैं। तो दोनों में बढ़े हैं, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कभी अगर ऐसा होता है कि समवर्ती सूची में जो विषय है और वो विषय कॉमन है, क्योंकि उस पर राज्य भी बना सकता है और उस पर संघ भी बना सकता है, लेकिन होता क्या है कि एक ही विषय पर राज्य भी कानून बना देता है और संघ भी कानून बना देता है। ठीक है, और उनके जो पॉइंट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो किसका मान्य होगा? आप प्रायोरिटी किसको देंगे? मान्य होगा संघ का। ठीक है, आगे जब हम और आपको आर्टिकल्स बताएंगे तो इनकी भी चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं जो मेन हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आपको मैं 100 विषय जो हैं, मैं 100 विषय तो नहीं बताऊंगा, 61 विषय हैं नहीं बताऊंगा, मैं मेन विषय आपको बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संघ सूची से हम स्टार्ट करते हैं। संघ सूची, सबसे पहले संघ यानी केंद्र वाली जो सूची है उस पर कानून बना सकता है केंद्र। तो उसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरबीआई। मैंने बताया था आपको किस एक्ट के तहत आरबीआई का गठन हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसको। आरबीआई मींस कि अगर हम कहें तो करेंसी, करेंसी पर कौन कानून बना सकता है? आपका संघ कानून बना सकता है। रेलवे, रेलवे पर संघ कानून बना सकता है। जनगणना हर 10 साल पर होती है, जनगणना, इस पर कानून कौन बना सकता है? आपका संघ बना सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, से भी नाम तो सुना होगा आपने, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक जो स्कैम हुआ था, अभी जो मूवी आई थी वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे ही थी। तो शेयर मार्केट में कह सकता हूं इसको, शेयर मार्केट। ठीक है, इसके बाद जो आप इंश्योरेंस यानी बीमा जो है, इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी आपका किसका विषय है? संघ का विषय है। इसके अलावा आप याद रखें कि डाक घर बचत बैंक, बहुत अच्छी स्कीम्स होती हैं इसकी, खास करके जो सेविंग स्कीम्स हैं, एफडी की जो स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं इसकी। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, यानी मैं कहूं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसके बाद लॉटरी।
ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि संघ सूची के जो विषय हैं वो आरबीआई, करेंसी, रेलवे, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट, सेबी वाला जो है, ठीक है, बीमा, इंश्योरेंस और डाकघर, बचत बैंक और लॉटरी, इन सबको आप याद रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज करने वाला जो क्वेश्चन है वो बताता हूं, वो क्या है। अगर आपसे पूछता है कि रेलवे किसका विषय है, तो आपका संघ सूची का विषय है। लेकिन अगर पूछता है कि रेलवे पुलिस किसका है, तो वो राज्य सूची का विषय है। तो अब हम राज्य सूची को देखते हैं। मैंने बताया कि 66 इसमें कितने मूलतः विषय थे, 66, लेकिन अब कितने विषय हैं, 61, यानी घट गए हैं। ठीक है, इस पर कौन कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है। तो इसमें सबसे पहला हम लिखते हैं पुलिस। मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूं, पुलिस। ठीक है, और पुलिस कौन सी, रेलवे पुलिस। हालांकि रेलवे पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। रेलवे है किसका, केंद्र का, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य का विषय है। ठीक है, पुलिस यानी रेलवे लिख देता हूं, रेल वाली, और ग्रामीण, ये दोनों। ठीक है, तो पुलिस किसका हो गया, राज्य सूची का विषय हो गया। सिंचाई, सिंचाई, ठीक है, और हम कह सकते हैं पशुपालन, ग्रामीण क्षेत्र का पशुपालन। ठीक है, गैस, गैस किसका है, राज्य का विषय है, कानून राज्य बना सकता है। शराब, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये तो पता होना चाहिए आपको, जगह जगह शराब मिलती है और बहुत सारे इस तरीके के केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े भी शराब की ही वजह से होते हैं। बीपी बढ़ा देती है ये, और बीपी बढ़ने की वजह से इंसान गुस्से में आता है और बेवजह के वो झगड़े करता है। तो शराब जो है किसकी, मैं लिख दूं ना यहाँ पर, झगड़े की जड़। लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो शराब आप याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसके बाद विद्युत कर, विद्युत कर, ठीक है। लेकिन अगर देखिए विद्युत कर जो है वो किसका विषय है, राज्य का विषय है। लेकिन अगर पूछता है कि विद्युत किसका विषय है, तो वो संवर्ती सूची हो जाएगा। अभी हम चलेंगे यहाँ पर, तो मैं, आप अगर कंफ्यूज हो जाए इसमें, तो मैं यहीं पर अभी लिख देता हूँ। चलिए मैं अभी लिख देता हूँ, अभी हमारा जो ये वाला जो कॉलम है ये संवर्ती सूची का है, तो मैं यहाँ पर विद्युत लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन विद्युत किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन विद्युत कर किसका विषय है, वो राज्य सूची का विषय है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखिए कंफ्यूज वाले जो इसमें जो विषय हैं वो मैंने आपको बता दिया, रेलवे है, रेलवे पुलिस है, ठीक है, विद्युत कर है और विद्युत है। ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए इसमें और क्या रह गया हमारा, विद्युत कर हो गया, और टोल टैक्स। टोल टैक्स तो आप जानते ही होंगे, आप कहीं ना कहीं हाईवे से आप जाते होंगे, नेशनल हाईवे से, तो आपको टोल जाता होगा, है ना, या कभी यमुना एक्सप्रेसवे से आप गए होंगे, है ना, तो आपको टोल जाता होगा। तो ये टोल टैक्स किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। बात क्लियर है, इस पर कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। इतने पॉइंट आप राज्य सूची में याद रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। देखिए बहुत सारे इसमें समवर्ती सूची में हैं जो आपको ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में समवर्ती सूची से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दंड विधि, ठीक है, यानी लॉ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, तरह तरह की योजनाएं आती हैं। सामाजिक योजनाएं, तरह तरह की योजनाएं आती हैं, केंद्र भी देता है और राज्य भी बनाता है। और अपने अपने भाई कह लें कि जनता को लुभाने के लिए, है ना, लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स आती हैं। कभी केंद्र से आती हैं तो कभी राज्य सरकार बनाती है ना, वही सब है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पे तो मैं आपको बिल्कुल एकदम हेडिंग डाल के बताऊंगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा यानी एजुकेशन, इसको तो आप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, एजुकेशन। क्योंकि आप एजुकेशन ही इस समय ले रहे हैं और एजुकेशन के ही फील्ड में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। शिक्षा जो है किसका, अब इस समय किसका एक विषय है, समवर्ती सूची का है। लेकिन ये पहले नहीं हुआ करता था, ये है कब से, ये है 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन 1976 से है ये। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है।
कब से बनाया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। बात क्लियर है इतनी? तो शिक्षा को लेकर के आपको याद रखना है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय। अगर राज्य सूची का विषय मानते हैं आप तो कब मानेंगे? 1976 से पहले। बात क्लियर है इतनी? अब मैं यहां पर आ गया, यानी विद्युत। अभी मैंने बात की विद्युत कर किसका है? राज्य सूची का। लेकिन विद्युत किसका है, यानी इलेक्ट्रिक किसका है? ये है इलेक्ट्रिसिटी आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं विवाह, मैरिज यानी शादी पर जो कानून बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, और प्लस विवाह विच्छेद, डिवोर्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनके नियम, शर्तें, एक्ट, ये सब। ठीक है, आगे जनसंख्या नियंत्रण, इस पे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट डालिएगा, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, प्लस मैं कहूं तो परिवार नियोजन, परिवार नियोजन ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। तो देखिए केंद्र में अगर कोई पॉलिसी आती है, ठीक है, और केंद्र में कोई पॉलिसी आती है तो वो लागू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य भी अपनी कोई पॉलिसी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बना सकता है। केंद्र बनाए ना या ना बनाए वो उसकी मर्जी है, लेकिन राज्य बना सकता है। जैसे कि अभी यूपी में आप सुन रहे होंगे कि अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे थे, है ना, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहेंगी कि भाई उनमें अगर किसी के बच्चे ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो उनको वो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये नहीं होगा, है ना, इस तरीके का। तो ये अभी यूपी में सुनने को मिल रहा था। ठीक है ना? तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं। बात क्लियर है इतनी? चलिए आगे हम देखते हैं इसी में समवर्ती सूची में न्याय और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका ये जो न्याय है, न्याय व प्रशासन। ठीक है, आगे देखते हैं वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और याद रखेंगे समाचार पत्र, इस पर भी दोनों कानून बना सकते हैं। और जन्म मरण पंजीकरण, जन्म मरण पंजीकरण। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों जो लिस्ट हैं, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनके मेन मेन आपको मैंने विषय बता दिए हैं। और इन्हीं में से अक्सर इन्हीं में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट भी मैंने बताया, जैसे कि शिक्षा है, ठीक है, टोल टैक्स है, ये मैंने बताया, विद्युत है, और जो कंफ्यूज करने वाला था रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस का जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने वन भी बताया था कि वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 का विषय है। बात क्लियर है इतनी? ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट ही नहीं किया। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सूचियां पूरी तरीके से बता दी हैं, आपको ये समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब हम शुरुआत करते हैं संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां रही हैं। ठीक है, इस समितियों से कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पूरी इसको डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाते हैं, संविधान की प्रमुख समितियां। संविधान की प्रमुख समितियां। अब आप कहेंगे कि ये समितियां क्या हैं? तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा अपने कामों को करने के लिए, भाई अब आप एक बात बताइए, मैंने बताया था कि आपको कितने सदस्य थे इसमें, तो किसी ना किसी पर तो कुछ ना कुछ जुम्मा दिया जाएगा, तभी तो वो अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइडेड रहेगा तभी तो। उसी के लिए क्या किया गया, समितियां बनाई गई कि वो अपना काम ठीक ढंग से कर सकें। तो कह सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कामों को संपादित करने के लिए अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया। ठीक है, उनमें से बहुत सारी समितियां बनी थी, लेकिन उनमें से हम उन समितियों की बात करेंगे जो मेन समितियां हैं। ठीक है, जैसे
हम बात करेंगे तकरीबन 8 समितियों की। ठीक है, उनमें से हम देखते हैं सबसे पहली समिति। सबसे पहली समिति आप याद रखेंगे, संघ संविधान समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी हम सदस्यों की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम अध्यक्ष की बात करेंगे कि किस समिति का कौन अध्यक्ष था, और यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। जिनके सदस्य पूछे जाते हैं उनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे, सब्र रखें और इनको नोट करें। तो संघ संविधान समिति जो है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद संघ संविधान समिति हमने समझ ली, संघ यानी केंद्र वाली। इसके अलावा एक प्रांतीय संविधान समिति थी, तो यहीं पर लिख लीजिए, प्रांतीय संविधान समिति। इसके कौन थे? तो देखिए, संघ केंद्र में जब आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका रहा था, जवाहरलाल नेहरू का रहा था, तो वो केंद्र के हो गए। प्रांतीय यानी दूसरे जो उप प्रधानमंत्री थे, है ना, तो उनको ये क्या किया गया कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ लें कि ये प्रांतीय और संघ का अंतर है। यानी कि संघ की बात होगी तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत की बात होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे संघ शक्ति समिति। ठीक है, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। इतना क्लियर हो गया होगा? तो संघ जहां पर आया, ये देखिए, संघ जहां पर आया तो आपको क्या रखना है याद, कि वहां पर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब हम देखते हैं संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे आपको पता होगा ना कि जो आपकी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो संचालन वही तो करते थे, तो इसीलिए संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। ये कौन सी समिति है? ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अभी हम फंडामेंटल राइट्स भी आगे जिक्र करेंगे। फंडामेंटल राइट्स और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी। तो भाई इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों की संबंधी जो परामर्श समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी समिति की 5 उप समितियां और थी। तो यहाँ पर 5 उप समितियां और थी। ठीक है, तो उनमें से मेन जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उप समितियों को मैं ए से और बी से इस तरीके से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ए कौन सी? यानी मौलिक अधिकार। ये क्या है? उप समिति है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए, उप समिति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई मौलिक अधिकारों की जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको यहां पर जो टिक करना है वो है जेवी कृपलानी। बात क्लियर है ना?
यहाँ पर उप समिति की बात हो रही है, और ये भी किसके अंडर में थी? मौलिक अधिकारों की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो समिति थी ना, उसी के अंडर में ये थी। ठीक है, उप समिति है ये। दूसरा बी समझ लेते हैं। अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार, और यहाँ पर एक और है अल्पसंख्यक संबंधी। तो अल्पसंख्यक एक समिति थी, अल्पसंख्यक। ठीक है, इसको भी हम उप समिति ही बोलेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। बात क्लियर है? तो H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक के, और मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि मेन वाली जो थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की, उसके कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक और याद रख लेते हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है, आपने पूर्वोत्तर राज्य सुने होंगे, सेवन सिस्टर्स, उन्हीं की बात हो रही है। तो उनके लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बारदौली। याद रखेंगे, गोपीनाथ बारदौली। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि देखिए, मैंने आपको ये जो बताया है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के बारे में जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अंडर में 5 उप समितियां और थी, जिनमें से एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, JB कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे। दूसरी मैंने बताई आपको अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। बात क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया जो सेवन सिस्टर्स वाला जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, स्पेशल एक क्षेत्र है वो। तो उत्तर पूर्व वाला जो है क्षेत्र, इसमें एक राज्य ऐसा है जिसको शामिल नहीं किया गया इसमें, तो वो कौन सा है? असम। याद रखेंगे, असम को छोड़कर है जो समिति बनाई गई है ना, तो उसमें असम शामिल नहीं था, जबकि सेवन सिस्टर्स हैं उनमें से एक राज्य यानी असम उसमें शामिल नहीं है। बात क्लियर है? चलिए, ये हमने समझ लिया यहां तक। अब हम आगे एक और समिति समझते हैं। इस समिति का नाम है प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, तो आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो भाई, अपनी जो समितियां हैं या अपनी सभा के लिए नियम कौन बनाएगा? राजेंद्र प्रसाद बनाएंगे ना। तो ये नियम, जो नियम समिति है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। बात क्लियर है? तो राजेंद्र प्रसाद हमने देखा दो जगह थे, संचालन संचालन भी वही करते थे और नियम भी वही बनाएंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने दो समितियां हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, प्रक्रिया कभी कभी नाम नहीं आता उसमें, नियम समिति डायरेक्ट पूछता है। तो आप याद रखना, प्रक्रिया नियम समिति यानी प्रोसेस जो उसका रहता था उसका नियम समिति, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक और समिति, जिसको हम बोलते हैं कि राज्यों के लिए समर्पित। राज्यों के लिए, राज्यों के लिए समर्पित थी। तो राज्यों के लिए जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू कहां कहां थे? संघ संविधान समिति में थे। ठीक है, उसके अलावा नेहरू संघ शक्ति समिति में थे। उसके अलावा नेहरू फिर यहां पर आगे राज्यों के लिए समर्पित जो समिति थी। ठीक है, चलिए इतनी बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, अब हम एक जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वो कौन सी है? चलिए, उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं इसको, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा को हाईलाइट करके बना देता हूं। ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, प्रारूप समिति। अब आपसे पूछेगा सवाल उसमें कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए, गठन की बात करते हैं। तो गठन होता है इस प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना, इसको हाईलाइट कर लेना आप।
ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, हमने बात कर ली प्रारूप समिति की, ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है, गठन हमने बताया कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष, भाई आपने बार बार ये सुना होगा कि इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको डेप्थ में थोड़ी सी चीजें नहीं पता होंगी जो अब पता चलेंगी। जैसे इनका निर्वाचन कहां से हुआ था। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं पूछूं आपसे कि साहब इनका निर्वाचन कहां से हुआ था, तो निर्वाचन जी इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था। बंगाल का ही तो हिस्सा था ये। ठीक है, आज की डेट में ही तो पश्चिम बंगाल है। इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, वो उस समय बंगाल का ही एक हिस्सा था। तो फिर आपको पता होगा कि भाई साहब उसका जब एरिया था ना, ये इधर का एरिया बंगाल का और इधर पाकिस्तान का एरिया, तो बंगाल के हिस्सा जब हुआ उसका, तो इधर का जो एरिया था वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और इधर का पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी मेन पाकिस्तान का एक और हिस्सा था। तो इसको हम क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। तो इनका जब निर्वाचन बंगाल से हो गया था, तो ये जो बंगाल का एरिया है जहां ये रहते थे, ये एरिया चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं कितनी बड़ी हस्ती हैं, तो भाई इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान था और इनकी काबिलियत को सब जानते थे। ठीक है, अब इनका एरिया तो चला गया पाकिस्तान में, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी संविधान सभा को। इसीलिए आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इनका निर्वाचन कहां से हुआ, तो याद रखेंगे बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आज का। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो है बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित थे। बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, पाकिस्तान, अब यहां पर ऐसे आप नोट डाल के लिख लीजिए कि पाकिस्तान बंटवारे के बाद, पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये अब कहां से हो जाएंगे पश्चिम बंगाल की जगह, ये हो जाएंगे बंबई प्रेसिडेंसी से। बंबई प्रेसिडेंसी। हो सकता है कि आपसे वो पश्चिम बंगाल का पूछे, हो सकता है वो मुंबई का पूछे, डिपेंड करता है आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है आपसे कि भाई जब वो वहां के थे तो अब बंबई में आए, तो फिर बंबई में इनको सीट कैसे मिली, तो एक आदमी ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, अपनी सीट दी थी। तो वो कौन था, वो था एमआर जयकर। अगर आपने पहले हमारी वीडियोस देखी हैं, एमआर जयकर के बारे में आपको मैंने बताया भी था, ये किसी के सदस्य थे। अगर आप वाकई में सिंसियर हैं, आपने देखी है, तो आप एक बार कमेंट करिएगा ये कहाँ किस में सदस्य थे, किसके। ठीक है, एमआर जयकर। इन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। तो इनकी जगह पर कौन आए, इनकी सीट किसको मिली फिर, उसके बाद इनकी जो सीट थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली। बात क्लियर हो गई होगी इतनी। निर्वाचन कहां से हुआ, पश्चिम बंगाल से, लेकिन बाद में बंबई प्रेसिडेंसी से। आप समय देखिए ना, इसका गठन भी हो चुका है। भाई संविधान सभा तो बहुत पहले बन चुकी थी, 1946 में बन गई थी। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल इसमें सदस्य कितने थे। तो देखिए, सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो थे वो 6+1 आप लिखेंगे इसको। ठीक है, 6+1 मतलब 7। टोटल अगर पूछता है तो 7 इसमें मेंबर्स थे प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में। एक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक इसके अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहां से बहुत पूछता है वो कि भाई इसके जो बाकी के 6 जो सदस्य हैं उनके नाम पूछ लेता है। ठीक है, और एलिमिनेशन भी करवाता है, कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ, तो मैं भी आपको पूरे डिटेल उसके बारे में दूंगा। तो पहला हम देख लेते हैं, इनका नाम था गोपाल। बाकी के 6 सदस्यों की बात हो रही है, पहले सदस्य अध्यक्ष जो है वो तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब बाकी बचे 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। तो पूछता है कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, टोटल कितने थे, तो 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर वैसे पूछता है कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने थे, तो 6 हो जाएंगे। तो गोपाल, पहला देखते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, स्वामी अयंगर। ठीक है, दूसरा देखिए, एन माधव राव, एन माधव राव। ठीक है, तीसरा देखेंगे, अल्लादी कृष्ण
स्वामी अय्यर, ठीक है। चौथा देखेंगे टीटी कृष्णामाचारी। आपने हो सकता है ये कई बार पढ़े हों, लेकिन आपको याद नहीं रहते होंगे। बस आपको मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखने हैं, ठीक है। पांचवा के एम मुंशी, और छठे छठे थे मोहम्मद सादुल्ला। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जी हमने ये नाम तो सुने ही सुने, साथ में और नाम सुने हमने, एक बीएल मित्र का भी नाम सुना है, एक डीपी खैतान का भी नाम सुना है। तो अब आप सुन लेना इसको, अपना जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेना। ये 6 लोग हैं, आपको ये याद रखने हैं कि ये इसके क्या थे, सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, तो देखिए गोपाल कृष्ण का एक पर्यायवाची होता है, दूसरा नाम है माधव, बिल्कुल, कृष्ण खुद, ठीक है। और इसमें भी कृष्ण, देखिए सभी में ज्यादातर इसमें कृष्ण आ रहा है, 2 को छोड़ दें 4 में कृष्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, जिनके नाम कृष्ण, यानी उनके जो माधव हैं गोपाल हैं सब कृष्ण के ही नाम हैं। तो उस तरीके से आपके 4 तो ये हो गए। बाकी के एम मुंशी मुंशी जी थे, और मोहम्मद सादुल्ला, ये आपको याद रखने हैं, मेन ये थे। अब हम बात करते हैं कि साहब आपने बीएल मित्र का भी नाम सुना है, जी बिल्कुल सुना होगा। तो ये जो बीएल मित्र हैं, बीएल मित्र की जगह पर ही कौन आया था, बीएल मित्र की जगह पर कौन आया था, एन माधव राव। तो भाई मेन एन माधव राव हो गए ना, ये शुरुआत में कुछ ही समय रहे। उसके बाद एक और आपने नाम सुना होगा, डीपी खेतान। तो देखिए टीटी कृष्णामाचारी, अगर ये नहीं आते, है ना, ये नहीं आते तो एक कृष्ण जी का जो नाम है कम हो जाता। तो इसीलिए देखिए अब आपको भी याद रखने में आसानी है ना, टीटी कृष्णामाचारी थे। तो ये किसकी जगह पर आए थे, एक्चुअली 1948 में क्या हुआ था, डीपी खेतान एक इसके सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, भाई डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, टीटी कृष्णामाचारी उनकी जगह पर आ गए। हमने यहाँ पर प्रारूप समिति के पूरे सदस्य समझ लिए हैं, और आई होप आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। और बाद में आप रिवाइज करना इसको, तो याद अच्छी तरीके से हो जाएंगे। आपको ये जरूर याद रखना है, एम आर जयकर ने त्यागपत्र दिया था, उनकी जगह पर ये बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। चलिए अब हम आते हैं डिस्प्यूटेड जो एक क्वेश्चन है इसका, उस पर, जो कि कुछ किताबों में भी गलत दिया हुआ है। अब वो गलत क्यों है शायद आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक और समिति थी जिसको हम झंडा समिति के नाम से जानते हैं, झंडा समिति, सुनी होगी आपने, झंडा समिति। अब इसके बारे में बात करते हैं। झंडा समिति का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कई बार बुक्स में ये मिलेगा जेबी कृपलानी, मिलता होगा। ये आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, जेबी कृपलानी आप भूल कर भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिर पूछेगा कि साहब फिर कौन थे, तो अभी हम आपको समझा देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि झंडा समितियां एक नहीं थी, 2 थी, 2 समितियां थी। दो कौन सी, पहली हम समझते हैं, एक थी झंडा समिति, वही सेम मैं झंडा समिति को ही लेकर समझा रहा हूं, झंडा समिति, एक थी झंडा समिति, और दूसरी थी तदर्थ, तदर्थ झंडा समिति, ठीक है। ये 2 समितियां हैं। अब इनके अध्यक्ष कौन कौन थे ये देखते हैं। झंडा समितियां 2 थीं, जीबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2 समितियां थी, कौन सी, झंडा समिति थी, एक तदर्थ झंडा समिति थी। तो पहले मैं झंडा समिति के बारे में बताता हूं आपको कि ये जो है 2 अप्रैल 1931 में, 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन, किसका, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। यहां पर एक झंडा समिति बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बना दिए जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो कुछ सदस्य भी बनाए जाते हैं। तो वो सदस्य कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए आप। पहला
अबुल कलाम आजाद, ठीक है। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, चौथे तारा सिंह, और पांचवें डीवी केलकर, और सिक्स्थ और डॉक्टर एसएन हरिदकर, ठीक है। याद रहेगा आपको अध्यक्ष कौन है इसके, इसको और अंडरलाइन कर देते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, वल्लभ भाई पटेल। समितियां कितनी थी, 2 समितियां थी। अधिवेशन, अधिवेशन से आप समझ लेंगे, कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कराची अधिवेशन कांग्रेस में क्या होता है कि ये तय किया जाता है कि झंडा समिति हम बनाएंगे और उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं तदर्थ झंडा समिति पर। तदर्थ झंडा समिति पर आते हैं। इसकी जो शुरुआत है ये 23 जून 1947 को हुई, ठीक है। 23 जून 1947, और ये पहले ही बन चुकी है, झंडा समिति पहले ही बन चुकी है। अब उसके बाद तदर्थ झंडा समिति बनती है तो वो 23 जून को बनती है, 23 जून 1947 को। कौन बनाता है, संविधान सभा बनाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आप हेडलाइन बनाइए इसकी, ठीक है। तो दोनों हो गए, यहां पर अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहां पर कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहां भी कुछ सदस्य थे, तो देखिए उनमें से सदस्य कौन से हैं, पहला वही अब्दुल कलाम आजाद जो कि झंडा समिति के भी सदस्य थे, वो भी यहां पर हैं, अब्दुल कलाम आजाद। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों तदर्थ झंडा समिति और झंडा समिति के सदस्य रहे हैं, तो अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। इसके अलावा सरोजनी नायडू तदर्थ झंडा समिति की सदस्य थी, सरोजनी नायडू। इनके अलावा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इतिहास में इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे, ये व्यक्तियों का क्या इनका योगदान रहा है। के एम मुंशी, अभी आपको पढ़ाया, ड्राफ्ट कमेटी में जो सदस्य थे के एम मुंशी। पांचवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के सदस्य थे, तो झंडा समिति के सदस्य थे, ठीक है। आई होप आपको झंडा समिति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप बताइए, कहीं भी आपने जेबी कृपलानी का नाम सुना, बिल्कुल नहीं सुना होगा, ठीक है। तो आपको वो टिक नहीं करना है, अब आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे झंडा समिति के, जो कि कराची अधिवेशन में बनाई गई थी, ठीक है, 1931 में। उसके बाद जो दूसरी बनी है वो तदर्थ झंडा समिति है, वो 23 जून 1947 को बनी थी, अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप याद रखेंगे। आई होप आप आज के लेक्चर में आपने सारी चीजों को बारीकी से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।